नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में चंपई सोरेन की कांटो भरी ताज में कांग्रेस के विधायक लगातार कांटे और कीले बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद आने वाले बजट सत्र में चंपई सोरेन के लिए कांग्रेस के नाराज विधायकों के साथ ही बीजेपी भी मुश्किल का सबब बनी हुई है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि चंपई सरकार की जरा सी गलती बीजेपी को सुनहरा मौका दे सकती है, जिसे लपकने के लिए बीजेपी दोनों हाथ फैलाए तैयार बैठी है। तो अब देखना यह है कि आला कमान से निराशा मिलने के बाद चंपई सरकार के बजट सत्र में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो क्या चंपई साध पाएंगे सरकार? आज इसी पर देखेंगे गणित, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के विस्तार के बाद से बगावत पर उतरे कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों की मान मनोबल की कोशिश फिलहाल नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायकों का दिल्ली से रांची और रांची से दिल्ली की भागम भाग जारी है और इस भागदौड़ ने चंपई सरकार की सांसों को थाम रखा है। वहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के विधायकों के अड़ियल रुख ने झारखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सरकार के सामने नई परेशानी को लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे कांग्रेस के विधायक सीधे दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ मंत्री बनाए गए 4 विधायकों का धड़ा अलग है, तो दूसरी तरफ मंत्री ना बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के विधायकों का एक बड़ा कुनबा। पहले इन 12 विधायकों ने खुलकर नए मंत्रियों के खिलाफ मोर्चेबंदी की थी। इसमें से 8 ने यहां से दिल्ली जाकर विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस विधायकों के इस रवैये से झारखंड विधानसभा में 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा विधानसभा का बजट सत्र में बीजेपी को सत्ता पक्ष पर प्रहार करने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है। आपस में खटास होने की वजह से कांग्रेसी विधायक अपने मंत्रियों के साथ खड़े होने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधानसभा में अपना ब्रह्मास्त्र चलने की फिराक में भी है और इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अंदर की खबर ये तक है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में भी हैं। यानी एक तरफ विधायकों की बगावत ने सरकार को टेंशन में डाल रखा है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये एक मौका भी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार और कांग्रेस वक्त रहते नाराज विधायकों को मना लेती है या फिर नहीं, क्योंकि अगर बजट सत्र से पहले विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हुई तो सरकार पर संकट के बादल और भी घने हो सकते हैं। अगर बीजेपी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आई तो सरकार पर संकट गहरा जाएगा। इतना ही नहीं, नाराज विधायकों की नाराजगी का असर 2024 के चुनावी रण में भी देखने को मिला तो जेएमएम और कांग्रेस के लिए झारखंड की लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व के सामने परेशानी ये है कि अगर जिद पर अड़े विधायकों के साथ सख्ती बरती जाती है तो विधायक बगावत की चिंगारी को आग में तब्दील कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस आला कमान की बेरुखी ने फिलहाल इन विधायकों को निराश ही कर दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कांग्रेस के ये बागी विधायक आगे क्या रुख अपनाते हैं और इनकी ये नाराजगी झारखंड की सियासत में क्या भूचाल लाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तूफान से पहले की शांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और इससे पहले हम झारखंड की सियासत पर बातचीत करें, आपको पहले सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान। झारखंड में चल रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि झारखंड एक फिल्म थिएटर हो गया है और अलग अलग मूवीज के शोज लगे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले तक भागम भाग का लग रहा है शो चल रहा था। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, लापता हो गए। उसके बाद विधायक पहले हैदराबाद भागे, फिर दिल्ली फिर दिल्ली भाग गए और पता नहीं अब तो कहाँ है वो, शायद कांग्रेस आला कमान को भी पता नहीं। और भागम भाग का शो हटा तो लगता है मिस्टर इंडिया का शो भी शुरू हो गया था साथ साथ। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए 40 घंटे तक गायब हो गए। कि ये पूरे 4 सालों से ये पूरे रूठे और मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। 4 साल राज्य की जनता सरकार से रूठे रहे। अभी जो उनके विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, 12 विधायक अपने मंत्री से रूठे रहे। और आज जब विधायक जब दिल्ली गए हुए हैं तो आलाकमान जो है, कांग्रेसी आलाकमान अपने 12 विधायकों से रूठे हुए। तो पूरे के पूरे जो कांग्रेसी विधायक है, उनके आलाकमान है, वो एक दूसरे से रूठे हुए हैं। तो अब ये रूठना मनाना ये कब तक चलेगा, राज्य की जनता तो स्पष्ट देख रही है। देखिए, जिस पार्टी के अंदर में लोकतंत्र नहीं हो उसको
वो विरोध का नाम देते हैं, नाराजगी का नाम देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, उनके अंदर व्यक्ति विशेष की पूजा होती है और तब वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नाम पर जो जनादेश मिला है उसमें कोई झारखंड के अंदर में नाराज नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन जी के कामों को जो सपना उन्होंने देखने का काम किया है झारखंड के लोगों के लिए, जिसको पूरा करने का उन्होंने वादा किया है, कि ऐसी कोई बात नहीं है। विधायकों को अपनी बातों को शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखना था, इस वजह से वो दिल्ली गए। कल उनकी मुलाकात श्री वेणुगोपाल जी से हुई और अपनी बातों को रखा। देखिए, हम सबका मकसद एक है, आने वाला लोकसभा और विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी का झारखंड से सुपड़ा साफ करें, यही हमारा मकसद है। तो आज झारखंड की सियासत पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ राफिया नाज जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा ऋषिकेश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल ऋषिकेश जी, आपके पास ही मैं आती हूँ। जिस तरह से कांग्रेस के 12 विधायक लगातार नाराज चल रहे हैं, दिल्ली तक दौड़ भी लगाई, लेकिन आला कमान ने भी उनकी बात वहां पर सुनी नहीं है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, बजट सत्र नजदीक है और बीजेपी तैयार बैठी है? कांग्रेस के जो 12 विधायक, वो कुछ आपत्ति थी, कुछ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के नाराजगी थी, इसको लेकर के वो अपने प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद पीर साहब से मुलाकात की 16 तारीख को रात में ही। गुलाम अहमद पीर साहब ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से बात कराया। केंद्रीय नेतृत्व ने बोला कि आप अपनी जो भी आपत्ति है उसको लेकर दिल्ली आइए, बैठ करके बात करेंगे। इसके बाद लगभग 9 विधायक कांग्रेस के दिल्ली गए, केंद्रीय नेतृत्व से बात किया। गुलाम अहमद पीर साहब एक एक करके सभी विधायकों से मिले। इसके बाद केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई। इसके बाद केसी वेणुगोपाल जी ने साफ कहा कि आप लोग झारखंड जाइए, अच्छा काम कर रहे हैं, लोकसभा की तैयारी में लगे। तो कोई विधायक का जो भी नाराजगी था सारा केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने बता दिया और कोई तरह का कोई नाराजगी नहीं है। और पार्टी का लोकतंत्र है, खूबसूरती है कि अपनी बातों को अगर आपको कोई आपत्ति है तो केंद्रीय नेतृत्व से रख सकते हैं। इसमें भाजपा को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राफिया नाज जी, क्या आपको लगता है? आप एक सेकंड, मैं पूरी बात कर लूं। भारतीय जनता पार्टी इसमें परेशान क्यों है? और अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करना, अपने परिवार के सीनियर सदस्यों से बात करना कहाँ? नहीं, तो बीजेपी बिल्कुल परेशान नहीं होगी, लेकिन आपके 9 विधायक जो दिल्ली गए थे, जी ऋषिकेश जी, उनकी तरफ से भी बयान नहीं आया है। आप टोकने लगे हैं ओपनिंग कमेंट में। एक बात बताना चाहती हूँ ऋषिकेश जी को, कि आपके ये जो 12 विधायक है, वो 12 विधायक नहीं, आपको मौका तो मैं दे रही हूँ ना ऋषिकेश जी, आपने पूरा मौका लिया है। आती हूँ मैं, फिर देती हूँ मौका। मुझे एक बात बताइए कि आपके जो 12 विधायक है, वो 12 विधायक राजभवन के सामने आकर के क्यों कहते हैं कि कांग्रेस कोटे से जो 4 मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, अगर वो... अरे ऋषिकेश सिंह जी, सुन लीजिए, उसके बाद आपको मैं दोबारा मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा जी। पूरी बात करने देती ना, जो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बने हैं, अगर वो अपना नाम वापस नहीं लेते हैं, उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाता है, तो 12 जो आपके विधायक है कांग्रेस के, वो उनको उनके क्षेत्र में जाना दुभर हो जाएगा। और ऋषिकेश जी, एक बात मुझे बताइए कि जनता के लिए जनता विधायक को चुनती है, या फिर विधायक सिर्फ पद के लिए बनाए जाते हैं, या फिर मंत्रिमंडल के लिए बनाए जाते हैं? एक विधायक जो एक नेता चुना जाता है अपने क्षेत्र से, उसको इतना परवाह नहीं है कि वो अपने क्षेत्र को छोड़ के, कि क्षेत्र की जनता बेहाल है, ठीक है, उनकी समस्याओं को नहीं देख रही है, और वो दिल्ली के पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ मंत्रिमंडल के पीछे भाग रहे हैं। क्या जनता से ज्यादा इम्पोर्टेंट मंत्रिमंडल हो गया है? और एक और मैं सवाल ऋषिकेश जी से पूछना चाहूंगी कि जब पूर्व की भी हेमंत सोरेन की जब सरकार आई थी, तब आप किन वादों के साथ आए थे? 5 लाख रोजगार देंगे युवाओं को, रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता देंगे, ठीक है ना? उन सारे, ठीक है, आती हूँ मैं, राफिया जी आती हूँ। ऋषिकेश जी जवाब दीजिएगा पहले इस पर। मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप बीच में टोकिएगा मत प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगी, आप अपनी पूरी बात करिएगा, आपको मैं समय दूंगी, लेकिन बाकियों को भी समय देना है मुझे जी। तो टोक के देंगे क्या? नहीं ऋषिकेश जी, अब आपके पास समय है तो अपनी बात रखिए आप।
भारतीय जनता, हाँ चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है कि विधायक अपने क्षेत्र छोड़ करके गायब हैं। विधायक का कुछ आपत्ति था, हमारा केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली में है, तो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करने गए थे, इसमें क्या आपत्ति है। और बाबूलाल मरांडी हो या नरेंद्र मोदी हो, 5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में ही रहते हैं क्या? बता दें कि बाबूलाल मरांडी 5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र में, नरेंद्र मोदी बनारस रहते हो। और जहाँ तक सरकार की उपलब्धि की बात कर रही है, आपके 12 विधायक आकर के कह रहे थे कि उनको राफिया नाज जी ऋषिकेश जी को आपत्ति है, पहले उनकी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जी मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। ये सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पूरे भारत में झारखंड पहला राज्य है जो 50 साल के उम्र के ऊपर के तमाम ST/SC समुदाय के लोग और किसी भी जाति की महिला को सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन देती है। अरे ऋषिकेश जी मुद्दे से इधर मत जाइए। 67,000 किसानों का ऋण माफ कर चुकी है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है कि पेंशन देती है, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि एक दलित ऋषिकेश जी मुद्दे से इधर मत जाइए। मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि क्या आपके 12 विधायक मान गए? पूछ रही थी तो उपलब्धि बताना जरूरी है। मुझे पूछने का मौका दीजिए। आप बताइए कि आप लोग जिस तरीके से कहते हैं, नहीं आपने जो मुझसे पूछ रहे थे पूछ ले, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप महिला सशक्तिकरण की बात करती है कांग्रेस, आधी आबादी का महिला आयोग का गठन क्यों नहीं किया आपने? 1 रुपए में जो जमीन रजिस्ट्री होती थी उसको क्यों वापस लिया? ठीक है, सरकार बनी, ठीक है, मैं राफिया जी मुद्दे पे वापस आएंगे। ये सवाल आप कीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। विधानसभा सत्र भी अभी शुरू होने वाला, बजट सत्र को लेकर। दीपक जी के पास मैं आती हूँ। दीपक जी, जिस तरह से झारखंड में स्थिति चल रही है और हर दिन राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक पिक्चर बदलती हुई नजर आ रही है। 12 विधायक दिल्ली से लौट तो आए हैं, आश्वासन पता नहीं मिला है या नहीं मिला है, लेकिन बजट सत्र को लेकर अब जो सवाल और अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की अगर शुरुआत करती है तो क्या कुछ समीकरण आप देख पा रहे हैं? प्रियंका जी, यहाँ पे कांग्रेस खेमे से 12 विधायक और एक आपका JMM से 13 विधायक जी जो है इस सरकार से नाराज चल रही है। ये 12 विधायक दिल्ली गए इस आशा में कि केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन प्रियंका जी याद कीजिए, जिस दिन ये लोग दिल्ली जा रहे थे उसके पहुंचने के जस्ट उसी दिन जो है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, आप प्रदेश के जो प्रभारी हैं, खुद झामुमो के संगठन नेतृत्व के विनोद पांडे, सुब्रतो भट्टाचार्य और कई राजेश ठाकुर, सभी ऑलरेडी जो वहां पे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद जो है जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो आप देख रहे हैं कि लोग इंतजार करते रह गए रिसोर्ट में जी, लेकिन इनको केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं बुलाया जी। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि इन लोगों का दिल्ली कूच करना आला कमान तक, तो निश्चय की पहले ही बातें तय हो गई कि 4 को रिपीट कर दिया गया है। इन लोग अगर बातों को सुना जाता है तो और भी कई बातें सुनेगी। इन विधायकों को इग्नोर किया गया और इग्नोर का परिणाम हुआ कि ये विधायक अब वापस आ गए। लेकिन सवाल अब ये उठता है प्रियंका जी कि इन लोगों की मांगे जायज थी, मांगे तो जायज थी, क्योंकि इन लोगों का शुरू से ये ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल का दोबारा विस्तार हुआ तो इन लोगों ने अचानक डिमांड कर दी कि मुझे मौका मिलना चाहिए, पहले से मांग करते रहे। और कहीं कहीं यह भी बातें सुनने में आई थी, कांग्रेस में ये बातें तय हुई थी कि 2.5 साल का टर्म रहेगा, 2.5 साल पे फिर कांग्रेस कोटा के मंत्री बदलेंगे, लेकिन बदला नहीं गया। परिस्थितिवश अगर दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नई सरकार में, चंपई सोरेन की सरकार में, तो उसमें भी मौका नहीं दिया गया। और ये आप देख लीजिए कि अब 23 तारीख को जो है बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट को पारित करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए। अगर ये 12 विधायक अगर बजट सत्र का जो अभी विरोध करने के हम लोग, अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, अगर बजट सत्र का विरोध करेंगे तो ऐसे में अगर ये 12 विधायक कांग्रेस के सदन में शामिल नहीं होते बजट सत्र में, तो बजट तो पारित हो नहीं पाएगी, अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में तो सीधे सीधे भाजपा को
ऑपरेशन लोटस का मौका मिलेगा और वो जब बजट अगर आप पारित नहीं कर पाएंगे मेजोरिटी, तब सरकार मेजोरिटी में नहीं है। ऋषिकेश जी तब तो जवाब फिर बातें दीजिएगा। फ्लोर टेस्ट किया जाएगी। ठीक है, ऋषिकेश जी जवाब दीजिएगा इस पर। आरएसएस के प्रवक्ता जी मन गढ़ंत कहानी पता नहीं कहाँ से सुना रहे हैं। नहीं ऋषिकेश जी अपनी बातें रखिए, आपको तमगा लगाने का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बातों का जवाब देता हूँ, सारी बातों का जवाब देता हूँ। ये कहीं केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं मिला। सारे विधायकों की मुलाकात केसी वेणुगोपाल जी से हुई, प्रभारी एक एक विधायक से मिले। प्रभारी कौन होता है प्रियंका जी? प्रभारी राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच का ब्रिज होता है। वही बात राज्यों के विधायकों की एक एक करके बात सुनी प्रभारी, और इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व से बात किया। इसके बाद केसी वेणुगोपाल जी से सबकी मुलाकात हुई, सब वापस आ गए। और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 तारीख को बजट सत्र में विधायक अनुपस्थित होंगे, तो मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार के नाम पर जो बैठे हैं दीपक जी, उनको भी, कि 23 तारीख को दीपक जी जो 6 तारीख को फ्लोर टेस्ट में हुआ था 35-29 से हम लोग जीते थे, इस बार 48-29 से हम लोग जीतने जा रहे हैं। इतना ही साथ थे ऋषिकेश जी, तो दिल्ली तक दौड़ क्यों लगा दी उन्होंने? दीपक जी जवाब दीजिएगा। इतना ही सहमत थे और इतना ही साथ थे, तो दिल्ली तक दौड़ क्यों लगा रहे हैं दीपक ऋषिकेश जी? ऋषिकेश जी को जानकारी का अभाव है। दीपक जी ने क्या केसी वेणुगोपाल केंद्रीय नेतृत्व है? आपने दीपक जी को क्या केसी वेणुगोपाल केंद्रीय नेतृत्व है? वो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है। केंद्रीय नेतृत्व के श्रेणी में मात्र 3 व्यक्ति आते हैं। एक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी और राहुल जी, ये केंद्रीय नेतृत्व है। केसी वेणुगोपाल केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। अगर वो केंद्रीय नेतृत्व होते तो मुझे ये बताइए, चंपाई सोरेन और राजेश ठाकुर लोग जो गए दिल्ली मिलने, उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की और इन लोगों से केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये कहीं ना कहीं जो है इस बात को कि ये जो यहाँ पे हो चुका है उसको मैनेज करने की, और जहाँ तक बात कर रहे हैं तो आरएसएस और बीजेपी और भाजपा के प्रवक्ता ऋषिकेश जी को जानना चाहिए, टंकियों पे बात होती है, यहाँ पे आरएसएस और बीजेपी नहीं चलता है। आप जो हुकूमत में सरकार आने का अनुमान लगा रहे हैं। नहीं ऋषिकेश जी आप जवाब दीजिएगा, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए विधायक भी मुलाकात नहीं कर सकते क्या? नहीं ऋषिकेश जी देखिए ऋषिकेश जी, पत्रकार पर सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। आप सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए विधायक को हक नहीं है क्या मुलाकात करने का? आप पार्टी में लोकतंत्र की बात करते हैं, आपका विधायक केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात नहीं कर पा रहा है और आप लोकतंत्र की बात करते हैं। यही आपका लोकतंत्र। 12 विधायक दिल्ली गए, आप केंद्रीय नेतृत्व से मिल नहीं सकते हैं। क्या वो किसी दूसरे पार्टी के विधायक है? आपके पार्टी का वो एमएलए है। केंद्रीय नेतृत्व क्यों ने उनसे मुलाकात की? कौन सा मंत्री बोला था कि मंत्री बदल जाएंगे? क्यों ने मुलाकात की केंद्रीय नेतृत्व से? बताइए। वो 12 विधायक किस पार्टी के? आप ही का पार्टी के है ना? आपके एमएलए आप नहीं तय करेंगे ऋषिकेश जी, आप नहीं तय करेंगे कौन प्रवक्ता है कौन नहीं। वो वरिष्ठ पत्रकार अपनी बात रख सकते हैं। नहीं ऋषिकेश जी, आपके लिए बहुत आसान है पत्रकार पर सवाल उठाना, सवाल कर सकता है सवाल का। हाँ जिस तरह से नहीं ऋषिकेश जी, दीपक जी 1 मिनट दीजिएगा मुझे। दीपक जी 1 मिनट दीजिएगा। दीपक जी 1 मिनट दीजिएगा। ऋषिकेश जी आपके लिए बहुत आसान है, मुझे लगता है आपकी पार्टी की विचारधारा जिस तरह से राहुल गांधी यूपी में पत्रकार से उसकी जात पूछते हैं, आप पत्रकार को यहाँ पर आरएसएस का तमगा लगाने की बात कर रहे हैं। बहुत आसान है पत्रकारों पर सवाल उठाना, बहुत आसान है पत्रकारों पर सवाल उठाना, लेकिन अपनी पार्टी का अंतर्द्वंद का जवाब देना बहुत मुश्किल है। आप बताइए, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात नहीं कर सकते आपके विधायक? ऋषिकेश जी आप लोकतंत्र की बात करते हैं ना, यही है आपका लोकतंत्र? यही है आपका लोकतंत्र कि विधायक 2 दिन इंतजार करते हैं लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी मुलाकात नहीं करती, और उसके बाद आप और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की जात पूछते फिरते हैं। आप तय करेंगे सब कुछ। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट। तो अगर कोई अपना विचार रख रहा है तो आप आरएसएस का तमगा कैसे लगा रहे हैं?
ये वही दीपक कुमार जी जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के समय, नहीं मैं आपको बता दूं ऋषिकेश जी, आप तो आज डिबेट में शामिल हुए। ऋषिकेश जी बात सुनिएगा, पहले आप बात सुन लीजिएगा। ऋषिकेश जी पहले बात सुन लीजिएगा। ये वही दीपक कुमार जी हैं जो ईडी और एजेंसी की कार्रवाई के लिए बीजेपी का विरोध करते थे। आप आज उन्हें आरएसएस का पत्रकार बता रहे हैं, प्रवक्ता बता रहे हैं। अरे तो उसकी भाषा बोल रहे हैं, कहाँ से बात आई कि 2.5 साल में मंत्रिमंडल बदलाव होना था। दीपक जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं राफिया जी के पास जाऊंगी। इनको कौन बताया कि अल्पमत में सरकार आ गई? 6 तारीख को फ्लोर टेस्ट हुआ। दीपक जी समय लीजिएगा जी। सही बातें कही ऋषिकेश जी, चूंकि डिबेट में नए आए हैं हो गई है और आपने सही बात कहा कि जहाँ पे जो बातें गलत थी, जहाँ पे जो बातें कहीं न कहीं सही नहीं थी, मैंने उसका हमेशा विरोध किया। सारे जो महागठबंधन बातें सही है, बेरोजगार के मामले में महागठबंधन सरकार फेल है, तो उसकी नहीं ठीक है, मुझे लगता है दीपक जी ये आसान है, और जब कांग्रेस के उच्चतम नेताओं की तरफ से ये विचारधारा आ रही है तो ऋषिकेश जी यदि बोले तो उस पे हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए, या हमें ज्यादा बहुत औचक्का होने की जरूरत नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। राफिया जी मैं आपके पास आऊंगी। ऋषिकेश जी आपको मैं समय दूंगी। राफिया जी सबसे पहले तो बात कीजिएगा बजट सत्र को लेकर जो बात की जा रही है, और माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से कोशिश कर सकती है। कि आपके संपर्क में है विधायक? जानकारी है कि 3 विधायकों के साथ बातचीत चल रही है। देखिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बातचीत चल रही है क्या चल रही है, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा मामला है वो क्या मामला है कि कांग्रेस के विधायक खुद आकर के कह रहे हैं कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ठीक है, इनका खुद का स्टेटमेंट है। और दूसरी बात, जो इनके प्रभारी है मीर नाजिर जी, उनका कल ही का स्टेटमेंट था कि ये मनाते मनाते थक जा रहे। एक दिन इनके विधायक मंत्रिमंडल के लिए मान रहे, फिर अगले दिन फिर उठ जा रहे, फिर मान रहे, फिर नहीं। लेकिन आपके लिए खुशी की भी स्थिति है कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा और झारखंड में सियासत जबरदस्त हो रही है। देखिए ये अफसोस का विषय है प्रियंका जी कि झारखंड की जो दुर्दशा कर दी गई है, इतिहास याद करेगा आने वाले समय में कि किस तरीके से कांग्रेस और INDI जो ये महालूटबंधन की जो सरकार है, इसने किस तरीके से दुर्दशा झारखंड की कर दी है कि मतलब यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है। ये लोग तो साफ साफ दिख रहा है सामने कि आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, और अंतकला अब तो सामने आ गया जनता का। ये लोग सिर्फ मलाई खाने के लिए लेकिन ऋषिकेश जी तो दावा कर रहे हैं कि बजट सत्र में तमाम विधायक उनके साथ रहेंगे और बीजेपी की कोई चाल चलने वाली नहीं है। एक कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अंतकला तो अभी दिख रहा है ना कि किस तरीके से ये भागम भाग की सरकार है। कभी सीएम भागते हैं, कभी सीएम 40 घंटे के लिए लापता हो जाते हैं झारखंड को आग में झोंक करके, कभी किस तरीके से इनके ऋषिकेश जी बिना किसी पर सवाल उठाए जवाब दीजिएगा। तो किएगा फिर मत बीच में प्लीज सर। ठीक है, सवाल पूछिए। सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी है कि 3 विधायकों से बातचीत चल रही है, और विधायक जो दिल्ली से वापस लौटे हैं उनका बयान अभी तक नहीं आया है कि वो खुश हैं और उन्हें आश्वासन मिल गया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है? प्रियंका जी, मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी विधायक की नाराजगी अब नहीं है किसी भी तरह से। और बजट पत्र का तिथि आहूत हो गया है प्रियंका जी। 23 तारीख को आप देखेंगे कि विधानसभा में महागठबंधन के सभी विधायक आपके विधायक रूप से जा करके क्यों दे रहे हैं कि वो मंडे कहाँ स्टेटमेंट है, दिखाइए ना। कहाँ ये बीच में फिर बोलने लगी, कहाँ की स्टेटमेंट है, कौन दे रहा है स्टेटमेंट? फ्रंट पेज उठा के देख लीजिए, खुद आपके विधायक तो खुद आके कहते हैं कि आप लोग उनका स्विच आपके मोबाइल में है, देते हैं, आपके मोबाइल में है, आप अंदाजी अखबार क्या लिख रहा है, सूत्र क्या कर रहे हैं उस पर जानिए। आपके मोबाइल में कोई बाइक हो तो हमको दिखाइए। अंदाजी का बात मत करिए, हवाई बात मत करिए। आपके मोबाइल में तो जनता का कोई बाइक है तो मुझे दिखाइए। सुनिए ऋषिकेश जी, आपके जो विधायक है ना, राजभवन के सामने खुद आकर के मीडिया से वार्ता करते हैं, क्या मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे अगर आपके 4 मंत्रियों को वापस नहीं किया जाए? ऋषिकेश जी, आपको नॉलेज नहीं है, आप अपनी पार्टी की जानकारी रखिए। किस तरीके से प्रवक्ता है ऋषिकेश जी, आपको नॉलेज नहीं है। आपके विधायक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपके विधायक बोलते हैं कि आप लोग फोन स्विच ऑफ करके रख देते हैं। ठीक है, आपके विधायक आपके मोबाइल में है, मोबाइल में तो मोबाइल में दिखा दीजिए। मीडिया के पास बाइक हो तो मीडिया दिखा दे। मीडिया में आपको देखने की जरूरत है, आपको जानकारी की जरूरत है। जनता को पता है आपके विधायक सामने कह रहे मंत्रिमंडल की लड़ाई। देखिए आपके पास कुछ जवाब नहीं रहेगा ना ऋषिकेश जी, आप यही कहिएगा कि
स्टेटमेंट दिखाइए, बात दिखाइए, कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कारण झारखंड का सरकार अस्थिर हुआ। ईडी का दुरुपयोग करके आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने जेल भेजने का काम किया। ईडी का दुरुपयोग करके सरकार को अस्थिर किया, सरकार को गिराया और बोल रहे हैं कि कांग्रेस की नीति है कि ये संवैधानिक चीजों के ऊपर उंगली उठाएगी। ऋषिकेश जी, ये कांग्रेस पुराना राष्ट्र है कि वो संविधान नहीं करती, ठीक है, और वो किसी संवैधानिक एजेंसियां है उनको कहती है किसी पर्टिकुलर पार्टी की जरूरत, किसी पर्टिकुलर पार्टी की एजेंसियां। मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं राफिया जी ठीक है, राफिया जी जवाब दीजिएगा। राफिया जी जवाब दीजिएगा। बार बार बीजेपी पर भी आरोप लगते रहे हैं कि इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को हटाने में भी आपका हाथ है और एक बार फिर से आपकी कोशिशें तेज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कोशिश नहीं रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ठीक है पद के पीछे नहीं भागती है। हमारे यहाँ दायित्व होता है, हम दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। और ईडी किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना नॉलेज होना चाहिए कि देश संविधान से चलता है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं बता दूं कि 2019 में जनता ने जो बहुमत दिया था महागठबंधन चलिए ठीक है, दीपक कुमार जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। दीपक कुमार जी ठीक है, आती हूँ मैं। दीपक कुमार जी फाइनल कमेंट। महागठबंधन की सरकार। ऋषिकेश जी यह बता दे, उनका कहना है कि सारे विधायक संतुष्ट हो गए। ऋषिकेश जी यह बता दे कि आखिर इन 12 विधायकों को क्या ऑफर कर दिया कि वो संतुष्ट हो गए। दूसरी बात, और ये जो कह रहे हैं ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल की बात, ऋषिकेश जी जो है इतिहास के पन्ने को उल्टाइए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितनी बार सीबीआई और ईडीआई का इस्तेमाल हुआ और किस रूप में किया गया, उनको सारा जवाब मिल जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी के ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन उनका सामना करना मुश्किल है। और जहां तक लग रहा है प्रियंका जी मुझे कि अगर ये 12 विधायक बजट सत्र में शामिल नहीं हुए तो झारखंड में कहीं न कहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। ऋषिकेश जी फाइनल कमेंट आपका। फाइनल कमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं आवाज दबाने का। और अगर शामिल हो गए, मैं जो बोल रहा हूँ कि अरे आपकी सरकार है झारखंड में ऋषिकेश जी, आपकी आवाज कौन दबा सकता है? आप दबा रही है, म्यूट कर दे रही है, कभी टोकने लग रही है। किसने बोला आपको कि मैंने आपकी आवाज म्यूट कर दी? आप जो बोल रहे हैं ऋषिकेश जी, जनता तक पूरा पहुंच रहा है, अपनी बात रखिए आप, कोई आपकी आवाज नहीं दबा रहा है। दूसरी बात, आप अपने विधायकों की आवाज दिल्ली में दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी आवाज नहीं दबा रहे। अरे ये कयास लगाया जा रहा है, झूठी अफवाह है, कोरी बात है, मनगढ़ंत कहानी है। कोई विधायक नाराज नहीं है, सारे विधायक केंद्रीय नेतृत्व से बात करके आ गए हैं। 23 तारीख को विधानसभा सत्र में प्रियंका जी कांग्रेस नहीं तो हैदराबाद तो बिरयानी खाने गए थे, दिल्ली में क्या खाने गए थे ऋषिकेश जी? भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बता दीजिए क्या खाने गए थे आपके विधायक? उस पर पानी फेर दिया जाएगा और 2024 के बाद भी जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए समय मेरे पास नहीं है। राफिया जी बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट। राफिया जी, जनता के सामने आ चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस में अंतःकलह चल रहा है और ये जनता की सरकार नहीं है, ये पद की सरकार है। और इनके नेता भले आदिवासी हो सकते हैं, पर ना ये आदिवासियों की सरकार है, न गरीब और न अल्पसंख्यकों की सरकार है। ये सिर्फ पद के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राफिया जी, ऋषिकेश जी और दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार झारखंड में राजनीतिक समीकरण बदलते आ रहे हैं, सियासी ड्रामा खूब देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि बजट सत्र की शुरुआत के समय कांग्रेस और जेएमएम के साथ ही साथ झारखंड में जो खेला दिखाई दे रहा है कि अब वो वाकई खेले में तब्दील होता है। लगातार अलग अलग दलों की अलग अलग कोशिशें हैं, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही ये पता चल पाएगा कि चंपई सरकार झारखंड में बनी रहेगी या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।